नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज पराक्रम दिवस है। जी हां, 23 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, जिसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज मैंने सोचा सुभाष चंद्र बोस जी को किस तरीके से ट्रिब्यूट दिया जाए। पीसीएस एडुकेयर हर साल ट्रिब्यूट देता है नेताजी को, और इस बार भी मैंने सोचा, लेकिन इस बार थोड़ा तरीका मैंने बदल दिया है। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो भी सुभाष चंद्र बोस जी या फिर आईएनए के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज के बारे में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बारे में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में आज देने वाला हूं मैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बहुत ही ज्यादा काम का वीडियो है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले उनका व्यक्तिगत परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जन्म कब हुआ, शिक्षा कहां से हुई, किस प्रकार से इंग्लैंड गए और किस प्रकार से कांग्रेस पहुंचे, और कांग्रेस में किस प्रकार से त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 23 जनवरी को तो हुआ था, ये हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन 1897 ईस्वी में हुआ था। चूंकि कर्म भूमि उनकी कोलकाता है, तो बहुत लोग ये समझते होंगे कि उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। नहीं, उनका जन्म ओडिशा में हुआ था, कटक में हुआ था। जी हां, उनका जन्म कहां हुआ था? ओडिशा, कटक में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 1919 में जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उस समय वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातक कर रहे थे, और स्नातक करके उसके बाद कहां चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। किस लिए? आईसीएस की परीक्षा देने। जी हां, इंडियन सिविल सर्विसेज। अभी जो आईएएस की परीक्षा हम लोग देते हैं, यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा हुआ करती थी, और आईसीएस की परीक्षा देने वो चले गए इंग्लैंड। और 1920 में आईसीएस की परीक्षा उन्होंने 4th रैंक के साथ पास की। आज के डेट में अगर 4th रैंक आता है तो कितना लोगों का भाव बढ़ जाता है। सोचिए, अंग्रेजों के जमाने में, उस जमाने में 4th रैंक लाए थे वो, जिसमें टोटल इंग्लैंड से लोग भाग लेते होंगे, भारत से लोग भाग लेते होंगे, अलग अलग देशों से लोग भाग लेते होंगे। तो टोटल समझिए एक तरह से पूरी दुनिया में 4th रैंक वो लेकर के आए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के जुल्म को देखते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनको लगा कि आईसीएस की परीक्षा तो मैंने पास कर ली है, लेकिन मुझे गुलामी तो अंग्रेजों की ही करनी पड़ेगी, और भारतीयों पर अत्याचार करना पड़ेगा अंग्रेजों के पक्ष में। तो उन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया। आज के डेट में कोई करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। 4th रैंक लाने के बाद सिविल सर्विसेज की परीक्षा से रिजाइन संभव ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया दोस्तों। उसके बाद फिर वो क्या किए? उसके बाद फिर वो 1921 में, देखिए 1920 में उन्होंने रिजाइन किया, और फिर 1921 में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। किसकी प्रेरणा से? एक तो वो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और दूसरे उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास। जी हां, चित्तरंजन दास जी, वही सीआर दास जिन्होंने क्या किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। किनके साथ मिलकर? मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर 1923 में जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, वही है चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास जो है वो इनके राजनीतिक गुरु बने, और फिर 1921 में इन्होंने क्या किया? कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। क्योंकि 1923 में तो खुद ही कांग्रेस से अलग हो गए थे ना चित्तरंजन दास, तो 1921 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। उसके बाद दिसंबर 1921 में पहली बार इनको जेल भेजा गया 6 माह के लिए, और उसके बाद 11 बार इनको सश्रम कारावास की भी सजा दी गई थी। हालांकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। 1923 ईस्वी में, 1923 में ये कलकत्ता के मेयर चुने गए। ठीक है, कलकत्ता के मेयर कब चुने गए? 1923 में। और उसके बाद 25 अक्टूबर 1924 को फिर से गिरफ्तार करके इनको मांडले जेल वर्मा भेज दिया गया। जी हाँ, मांडले जेल आपको याद होगा, बाल गंगाधर तिलक को भी मांडले जेल वर्मा भेजा गया था, जहां पर उन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी। आपको मांडले जेल जरूर याद होगा। चलिए, अब यहां से इनकी जो रिहाई हुई वो 16 मई 1927 को हो गई थी।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1927 में 1927 में धारा सभा असेंबली चुनाव लड़े और उसके बाद फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का इन्होंने गठन किया। ठीक है, इंडिपेंडेंस लीग का गठन कब किया, 1927 में किया, याद रखिएगा। और 1927 में एक और घटना हुई थी, क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन भारत आया, उसका विरोध किया गया लाला लाजपत राय और अन्य नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और वो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित था। ठीक है, तो साइमन कमीशन जब उसका विरोध किया गया, उसके बाद फिर उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया, उस समय के जो प्रधानमंत्री नहीं, जो सचिव थे, जो भारत सचिव थे, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को एक चैलेंज दिया। कांग्रेस को चैलेंज दिया कि आप यदि अपना संविधान लिख सकते हो तो उसकी रूपरेखा तैयार करके दिखाओ। और उसी क्रम में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। संविधान सभा और उसके गठन से संबंधित या फिर संविधान से संबंधित जो है वो नेहरू रिपोर्ट का इन्होंने विरोध किया था। किन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने उसके एक प्रावधान का विरोध किया था जो कि था औपनिवेशिक स्वराज से संबंधित प्रस्ताव। जी हां, उसमें एक प्रस्ताव था कि उपनिवेश के अंदर ही, मतलब इंग्लैंड की महारानी जो है वही शासन करेंगी, लेकिन उसके अंदर हमें स्वराज दिया जाए, हमें अपना संविधान बनाने का, अपना सरकार बनाने का स्वायत्तता दिया जाए। ठीक है, तो उस प्रस्ताव का इन्होंने विरोध किया था क्योंकि ये संपूर्ण आजादी के पक्ष में थे। ये नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर किसी और का शासन रहे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, औपनिवेशिक स्वराज का विरोध किया था 1928 में। देखिए, अब यहां से जो क्रांतिकारी दल थे वो ऑलरेडी विरोध कर रहे थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोग जो थे वो ऑलरेडी विरोध कर रहे थे स्वराज का, औपनिवेशिक स्वराज का। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी औपनिवेशिक स्वराज का विरोध किया और यही कारण है कि आप जानते हैं 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर किसने, आपके जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पूर्ण स्वराज की घोषणा की और उसके बाद 1930 से 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, तो 1929 में जो पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई वो इन्हीं दबावों के फलस्वरूप कांग्रेस ने किया था। किसने घोषणा की थी, नेहरू ने की थी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने विरोध किया था नेहरू रिपोर्ट का। ठीक है, उसके बाद आते, अच्छा नेहरू में कंफ्यूज मत होइएगा, नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था और ये जो घोषणा की मैं बात बता रहा हूं रावी नदी के तट पर लाहौर में 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा, ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। स्वराज दल में भी कौन शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे। किनके साथ, चित्तरंजन दास के साथ। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 1938 बहुत ही पाथ ब्रेकिंग था, किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किस अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन, आईएनसी के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी और उसके बाद उनकी जो नीतियां थी उससे गांधी जी, नेहरू जी ये लोग सहमत नहीं हुआ करते थे क्योंकि वो लोग सत्य और अहिंसा को मानते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो तलवार के दम पर, गोली के दम पर, बंदूक के दम पर, मतलब क्या करना चाहते थे, वो क्रांतिकारियों की विचारधारा से प्रेरित थे, वो उग्र स्वभाव के थे और वो सत्य और अहिंसा में विश्वास तो करते थे, लेकिन उनका मानना था कि जब तक हम अंग्रेजों का खून नहीं बहाएंगे, जब तक उनसे लड़ेंगे नहीं, तब तक हमें आजादी नहीं मिल सकती। और इस कारण से क्या किया, गांधी जी ने उनका विरोध किया। कब, 1939 में, जब त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की। मतलब उस समय जब चुनाव लड़े थे, आईएनसी का जब चुनाव लड़े थे, तो गांधी जी ने उनके विपक्ष में पट्टाभी सीतारमैया जी का समर्थन किया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे। लेकिन फिर भी गांधी जी के पर बहुत ज्यादा विरोध के बावजूद भी 1939 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष बने। लेकिन इनकी नीतियां, नियम और जो इनके सिद्धांत थे वो गांधी जी से मैच नहीं कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू और बाकी जो कांग्रेस के नेता थे उनसे मैच नहीं कर रहे थे, जो कि सत्य और अहिंसा के आधार पर आजादी चाहते थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी हां, इन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। जी हां,
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। और उस समय किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने? त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष वो बने थे, याद रखिएगा। फिर 1940 में इनको गिरफ्तार करके और इनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। लेकिन ये तो आजाद पंछी थे, क्या किए? ये जो थे वो 1941 में जियाउद्दीन के भेष में, पठान का भेष इन्होंने धारण किया और उसके बाद घर से निकल भागे और कहां चले गए? पेशावर चले गए। उसके बाद भगत राम की सहायता से वो कहां पहुंच गए? पेशावर से फिर काबुल पहुंच गए, अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहां पहुंच गए, ठीक है। और उसके बाद फिर काबुल से वो रूस पहुंचे, रूस से फिर जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में जाकर के हिटलर से मिले और वहां पर जर्मन जनता ने उनको नेताजी कहकर संबोधित किया। कहीं लिखता है हिटलर ने संबोधित किया, कहीं लिखता है जर्मन जनता ने संबोधित किया। अन्य लोग इससे डिफर भी कर सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे तो हिटलर दे सकते हैं या फिर जर्मन जनता दे सकते हैं, ऑप्शन में यदि हो तो, ठीक है। अब जर्मनी तथा इटली के भारतीय POWs यानी कि प्रिजनर ऑफ वार, ठीक है, मतलब युद्ध के बाद जो कैद कर लिए जाते हैं ना सैनिक, उनको प्रिजनर ऑफ वार कहा जाता है, ठीक है। तो जर्मनी और इटली के जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो बनाए गए थे, जो कैदी बनाए गए थे भारतीय सैनिक, उनके साथ मिलकर के और फिर इन्होंने क्या किया? मुक्ति सेना का गठन किया, ठीक है। मुक्ति सेना का गठन किया जिसका दफ्तर, जिसका कार्यालय कहां था? ड्रेसडेन जर्मनी में था, याद रखिएगा। उसका कहां था कार्यालय? जो था वो ड्रेसडेन जर्मनी में था। याद रखने लायक ये बात है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको जनरल किताबों में नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सारी चीजें मैं बता रहा हूं। देखिए BPSC मेंस में इस बार भी पेपर 1 में भी क्वेश्चन था सुभाष चंद्र बोस और INA से रिलेटेड, और हिस्ट्री ऑप्शनल में भी क्वेश्चन था। तो अलग अलग एग्जाम्स में PT हो, मेंस हो, कभी भी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका सुभाष चंद्र बोस और INA के बारे में सवाल पूछा ही जाता है। तो अभी तक मैंने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भूमिका बताई कि उन्होंने कांग्रेस में किस प्रकार से सेवा दी और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कैसे किया, उनका जो प्रारंभिक परिचय था वो दिया। अब मैं आऊंगा INA के ऊपर, इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर, उसका गठन कैसे हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन कैसे हुआ, और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से अलग अलग फैक्ट्स लिख करके आप आसानी से मेंस का भी आंसर दे सकते हैं और PT में तो क्वेश्चन आएगा तो बना ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ। देखिए संस्थापक अगर पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस जी आप आसानी से दे सकते हैं। कब हुआ? 1943 में हुआ। कहां हुआ? सिंगापुर में हुआ। आप आसानी से दे सकते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके दिमाग की उपज थी आजाद हिंद फौज का गठन जो थी, वो किसके दिमाग की उपज थी? तो वहां पर जो है आप कैप्टन मोहन सिंह आंसर दीजिएगा, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह वहां पर आंसर दीजिएगा अगर पूछा जाए कि INA का गठन किसके दिमाग की उपज थी, ठीक है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। देखिए उसके बाद क्या हुआ? 28 मार्च 1942 को टोक्यो में, जी हाँ जापान की राजधानी टोक्यो, ऑब्वियस सी बात है, रास बिहारी बोस जी ने, जी हाँ रास बिहारी बोस जी ने मलाया और वर्मा के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी भारतीय थे उन सबका एक सम्मेलन बुलाया, ठीक है। और उसी सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज के गठन की घोषणा की गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ? 14 से लेकर 23 जून 1942 को बैंकॉक में एक और सम्मेलन बुलाया गया। किसकी अध्यक्षता में? रास बिहारी बोस जी की अध्यक्षता में। और वहां पर IIL यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की विधिवत स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? यहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की तो स्थापना हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो थे वो रास बिहारी बोस जी के निमंत्रण पर कहां पहुंचे? टोक्यो जापान पहुंचे, ठीक है। और वहां पर उस समय के जो जापानी PM थे तोजो, उनके साथ मिलकर के भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, संधि कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं से वो टोक्यो के रेडियो से भारतीयों को संबोधित करते हैं और उसी में अपना जो प्रसिद्ध भाषण है उनका, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। वो टोक्यो रेडियो, जापान रेडियो से ही उन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। उन्होंने भारतीयों को संबोधित किया था, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि सितंबर 1942 में
सितंबर 1942 क्या हुआ, आजाद हिंद फौज का औपचारिक गठन किया गया। किसके नेतृत्व में, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में। याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया सितंबर 1942 में, ठीक है। और 5 जुलाई 1943 को सुभाष जी जो थे वो IIL यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बना दिए गए। किसके द्वारा, रास बिहारी बोस जी के द्वारा। और फिर ये कहां हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। याद रखिएगा, जगह का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में पहली स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई। जी हां, आजाद भारत को आजाद घोषित किया गया और उसके प्रथम स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी गई। किसके द्वारा, आजाद हिंद फौज के जो सेनापति थे, सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन कर दिया, जिसका अपना नोट होता था, अपना करेंसी होता था, अपना राष्ट्रगान होता था, ठीक है। ये सब अपना होता था, ठीक है। और उसको जो है 9 देशों से मान्यता भी प्राप्त थी। जी हाँ, मैं बताऊंगा, 9 देशों से मान्यता भी प्राप्त थी। यहीं से जब ये गठन हुआ, आपका आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ, उसी में उन्होंने अपने भाषण में कहा, दिल्ली चलो का नारा दिया, ठीक है। पहला नारा दिल्ली चलो का दिया और उसके बाद दूसरा नारा जो उनका सबसे प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो भी इसी अवसर पर उन्होंने दिया था। कब, 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आजाद हिंद सरकार को जिन 9 देशों से मान्यता प्राप्त थी वो कौन कौन थे, जापान, जर्मनी, वर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, मांचुको और आयरलैंड। जी हां, इन 9 देशों से आजाद हिंद सरकार को मान्यता प्राप्त थी। अर्थात ये 9 देश मानते थे कि भारत जो है वो अंग्रेजों से आजाद हो चुका है। और उसके प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी। जी हां, अगर टेक्निकली देखा जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन भारत के, सुभाष चंद्र बोस जी। याद रखिएगा, वैसे किताबों में हमें जवाहरलाल नेहरू जरूर पढ़ाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नवंबर 1943, जी 8 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार को आजाद करा दिया। किसने, आजाद हिंद फौज ने, ठीक है। कब, 8 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार को आजाद करा दिया गया जापान के सहयोग से। अंडमान का नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा और निकोबार का नाम क्या रखा गया, स्वराज द्वीप रखा गया, जिसका नामकरण हाल ही में मोदी सरकार ने किया था, ठीक है। 3-4 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट वर्ष याद नहीं है, लेकिन इसका जो है नामकरण फिर से दोबारा जो है किया गया अंडमान और निकोबार का शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम पर, ठीक है। याद रखिएगा, किसको क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर 4 फरवरी 1944 को रामू, कोहिमा, पलेल, तिद्दिम और बाकी अन्य जो आपके पूर्वोत्तर के क्षेत्र है उनको भी आजाद करा दिया गया। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी ने मनाया था और आजाद हिंद फौज ने मनाया था। क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, क्योंकि जापान पर आप जानते हैं, जापान पर बॉम्ब गिरा दिया था अमेरिका ने। और उसके बाद क्या हुआ कि जापान का सहयोग मिलना जो है आजाद हिंद फौज को बंद हो गया, सहयोग मिलना बंद हो गया, तो बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, ठीक है। आजाद हिंद फौज के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। इस पर एक वेब सीरीज भी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, बोस डेड और अलाइव करके है। और एक और वेब सीरीज मैंने देखा था, नाम मुझे याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो जाकर जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद तथाकथित मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। तो तथाकथित मृत्यु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह संदेहास्पद है। उनका विमान क्रैश हुआ था या नहीं हुआ था फार्मोसा द्वीप पर ताइवान में, यह अभी भी कंफ्यूजन का विषय है। इससे संबंधित दस्तावेज बाहर नहीं आए हैं और कोई भी एकदम एग्जैक्ट जो सबूत है वो नहीं दिया गया। हालांकि भारत सरकार भी मानती है और देश की जनता भी मानती है, तो हम भी यही मान करके चलेंगे। वैसे मैं नहीं मानता, आपको मानना है तो मानिए। अगस्त 1945 को ऐसा कहा जाता है कि बैंकॉक से टोक्यो रवाना हुए थे वो, क्योंकि जापान को सरेंडर करना था और चूंकि जापान के सहयोग से ये सरकार चला रहे थे, इसलिए आजाद हिंद फौज को भी सरेंडर करना था अंग्रेजों के सामने, ठीक है। तो ये जो है सरेंडर के टर्म्स पर बातचीत करने के लिए बैंकॉक से टोक्यो रवाना हुए थे कि जापान
किस प्रकार से सरेंडर करेगा और आजाद हिंद फौज को किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर सरेंडर करना है। तो बैंकॉक से टोक्यो रवाना हुए ऐसा कहा जाता है, और बीच में ही फार्मोसा द्वीप ताइवान, जो कि आज के डेट में ताइवान में है, तो ताइवान के फार्मोसा द्वीप पर विमान दुर्घटना हुई, और उसी में कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी की तथाकथित मृत्यु हो गई। हालांकि मैंने जैसा बताया इसके बारे में बहुत सारे संदेह हैं, और इसके ऊपर मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया भी था जिसमें अनुज धर जी, आपके जीडी बख्शी जी और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। हालांकि इससे संबंधित 3 थ्योरी दी जाती है। पहला तो ये हो गया कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा थ्योरी दिया जाता है कि स्टालिन ने रसिया में उनकी हत्या करवा दी, ठीक है। और तीसरा फैक्ट दिया जाता है कि वो लौट करके भारत वापस आए और गुमनामी बाबा के रूप में यूपी में रहे थे, ठीक है। और बाद में जाकर के 80 के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये 3 हैं, और इसके बारे में बहुत सारा किताब वगैरह भी लिखा गया है अनुज धर और चंद्रचूड़ सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब लाल किला मुकदमा, जी हाँ, लाल किला मुकदमा के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल किला मुकदमा लड़ने वाले जो प्रमुख वकील थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम हमेशा याद रखिएगा, भूला भाई देसाई। बीपीएससी में भी कई बार पूछा है और अन्य एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है। देखिए मुख्य अभियुक्त इसमें कौन थे, तो मेजर शाहनवाज, कर्नल प्रेम सहगल और गुरु दयाल सिंह ढिल्लो जो थे वो मुख्य अभियुक्त थे जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। और इसके लिए कांग्रेस के द्वारा आजाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया गया था, ठीक है, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में विभिन्न वकीलों की एक टीम बनी थी, जिसमें तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाशनाथ काटजू थे, नेहरू जी थे और अरुणा आसफ अली भी थी। ये लोग प्रमुख वकील थे। और बीपीएससी ने एक बार पूछ दिया था कि आजाद हिंद फौज को बचाने के लिए जो लाल किला मुकदमा लड़ा गया था उसमें कौन कौन से वकील शामिल थे, तो उसमें चारों का नाम दे दिया गया था और ऑप्शन क्या था, ई ऑप्शन सही हो गया था, ठीक है। तो सभी वकील का नाम आप याद रखिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन वकील शामिल थे कौन नहीं थे, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं क्या किया गया। मुकदमे के बाद वकालत के बावजूद भी तीनों को क्या किया गया, फांसी की सजा दे दी गई। और फांसी की सजा के विरुद्ध में एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा लगाया गया था कि लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो, ठीक है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है। और इतना उग्र विरोध हुआ देश भर में, इसका इतना उग्र विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ कि उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उनको अपना विशेषाधिकार प्रयोग करके, अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके और फांसी की सजा बदलनी पड़ी थी, माफ करनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि आपको इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको समझना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सेंटर टू सेलिब्रेट सुभाष चंद्र बोस बर्थडे एज पराक्रम डे, ठीक है। पराक्रम दिवस की शुरुआत कब हुई थी, 2020 से हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 2020 से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है। उससे पहले पराक्रम दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद एक और फैक्ट जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक पुरस्कार की घोषणा की गई है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि हर एक साल 23 जनवरी को ये अनाउंस किया जाता है। कल मैं बताऊंगा जब करंट अफेयर्स आएगा कि इस साल का किसको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो पीएम मोदी ने आपका जो हमारा आज के डेट में उसको कहा जाता है, पहले राजपथ कहा जाता था, आज के डेट में उसको कर्तव्य पथ कहा जाता है। तो कर्तव्य पथ पर जो है 28 फीट ऊंचा एक स्टैचू अनवील किया, मतलब उद्घाटन किया उसका, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये जो है इंडिया गेट पर बनाया गया है, यहां पर देख सकते हैं आप, सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 28 फीट ऊंची है। ये कहां बनाया गया है, इंडिया गेट पर, यानी कि कर्तव्य पथ पर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और सिंगापुर ने भी ट्रिब्यूट दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि सिंगापुर में आप जानते हैं कि वहीं पर आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया था, दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो दिल्ली चलो का जहां पर उन्होंने नारा दिया था उसी जगह पर एक मॉन्यूमेंट, ये मॉन्यूमेंट देख सकते हैं आप, ये मॉन्यूमेंट स्थापित किया गया सिंगापुर के द्वारा। तो ये ट्रिब्यूट दिया गया उनको, ठीक है। तो ये जो है चीजें आपको निश्चित तौर पर याद रखनी चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। इसके अलावा
आप रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नाम याद रख सकते हैं, जो कि कई बार पूछा गया कि जो महिला विंग था आजाद हिंद फौज का, उसका नाम क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट उसका नाम था। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, लेकिन जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया। एक और फैक्ट है कि कालका मेल का नाम जो है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, कालका मेल जो रेलगाड़ी है, ठीक है, प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, बहुत पुरानी रेलगाड़ी है, उसका नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रख दिया गया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सैल्यूट करते हुए। जय हिंद, वंदे मातरम।